नमस्कार दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं अपने रीट की भौतिक विज्ञान। स्टार्टिंग में एक दो बातें बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद में अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान में हम भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। और भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो वे राशियाँ जिन पे भौतिक विज्ञान के नियम लागू होते हैं, या वे राशियाँ जो भौतिक विज्ञान के सभी नियमों की अनुपालना करती हैं, वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अगर इनको आसान भाषा में समझाऊं तो वे राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके, अर्थात जिनका मेजरमेंट किया जा सके, वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो ये तो बात हुई कि भौतिक राशियां होती क्या हैं। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। बाकी की जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो सारी व्युत्पन्न राशियां इन्हीं से व्युत्पन्न हुई हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये 7 मूलभूत राशियां कौन सी हैं। तो ये 7 राशियां हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके अलावा जो भी भौतिक राशियां हैं वो व्युत्पन्न राशियां हैं। अब देखिए, भौतिक राशियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: सदिश राशियां, अदिश राशियां और प्रदिश राशियां। अपने जहाँ रीट के सिलेबस की बात है तो हमारे केवल 2 राशियां काम में आएंगी, सदिश राशियां और अदिश राशियां। हम इन 2 राशियों के बारे में ही बेसिक अध्ययन करेंगे। और आपकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सिलेबस में, उनमें से आपको याद रखना है कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। तो बात करते हैं सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले हम सदिश की बात कर रहे हैं। सदिश राशियां, इनको व्यक्त करने के लिए किन किन की आवश्यकता बताई? परिमाण प्लस दिशा। अब देखिए, दिशा तो आप सभी जानते हैं कि क्या होती है। डायरेक्शन, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, घर की दिशा है, खेत की दिशा, जो भी हो, डायरेक्शन आप सभी जानते हैं, आप बता सकते हैं। परिमाण क्या होता है? देखिए, ये परिणाम नहीं है, ये परिमाण है, अर्थात मैग्नीट्यूड। देखिए किस प्रकार से, एक एग्जाम्पल है कि 2 किलोग्राम, ये क्या है? किलोग्राम है, इसका मतलब किलोग्राम मात्रक होता है द्रव्यमान का। ये है द्रव्यमान, ये 2 किलो द्रव्यमान है अपने पास में। तो यहाँ पे ये किलोग्राम है, वो तो क्या है? मात्रक, जो कि लगभग सभी फिजिकल क्वांटिटीज का होता है। जबकि जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है, गणितीय वैल्यू, वो क्या कहलाती है? उस वस्तु का परिमाण। ये इसका मान है कि कितनी है, हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि कितनी है। गणितीय संख्या पता चलती है कि कितनी है। जब मात्रक लगता है तो एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल जाती है कि हाँ, इतना द्रव्यमान है। या डिस्टेंस का बताती है तो अच्छा, इतनी दूरी है, जैसे 2 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैथमेटिकल वैल्यू होती है, वो होता है किसी वस्तु का परिमाण। देखिए, सदिश राशियों में किस किस की आवश्यकता हुई? परिमाण और दिशा। अब देखिए, इसका मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जैसे आप किसी को बोलते हो कि यार इसको है ना धक्का दे दे। धक्का क्या है? एक्चुअली एक बल्ली है। तो आप क्या कहते हो कि यार इसको है ना, इस पर थोड़ा बल लगा दे। तो वो ऐसे ही थोड़ी लगा देगा, वो पूछेगा कठिन न लगाऊं, है ना। तो वो पहले डायरेक्शन पूछता है कि किस तरफ लगाना है इसके बल। इसका मतलब वो ऐसे ही नहीं लगा रहा। जबकि आप किसी दुकानदार को कहते हो कि भैया 2 किलो आम देना, तो वो क्या करता है? फटाफट से अपने उस तुला में डालता है और आपको 2 किलो आम तोल के दे देता है। वो ये थोड़ी पूछता है कि भैया रेडी के या दुकान के किस साइड में रख के तोलूं। नहीं। तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप या गति कर रहे हैं, किसी का वेग बता रहे हैं कि अच्छा वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो दूसरा पूछे कौन सी साइड जा रहा है। जहाँ पे भी ये साइड या डायरेक्शन की बात आती है, वे सभी हैं सदिश राशियाँ। नंबर 2 अपनी थी अदिश राशि।
तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ही बहुत है, केवल परिमाण बहुत है, वे अदिश राशियां कहलाती हैं, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम द्रव्यमान की बात कर लेते हैं कि 2 किलोग्राम, 2 लीटर, है ना। जबकि इसका एग्जाम्पल देंगे तो जैसे वो चल रहा है नवलगढ़ से सीकर की तरफ जाना है मान लो उसको, तो हम डायरेक्शन साथ में बताएंगे कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नवलगढ़ टू सीकर की तरफ जा रहा है, या उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूर्व में। तो यहाँ पे परिमाण के साथ साथ मैंने डायरेक्शन बताई है, यहाँ केवल परिमाण है। तो अदिश और सदिश का कंसेप्ट आपके क्लियर है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना बल एवं गति, जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले में हम पढ़ेंगे बल एंड सेकंड में हम पढ़ेंगे गति। तो आज स्टार्ट करते हैं बल को, गति को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है बल, फोर्स। देखिए बल क्या होता है। एक्चुअल में हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, किसी वस्तु के धक्का लगाते हैं या किसी वस्तु को खींचते हैं अपनी तरफ, अर्थात उसकी पोजीशन को हम चेंज करना चाह रहे हैं, या वो स्थिर अवस्था में है तो धक्का देकर गतिशील करना चाह रहे हैं, या धक्का देकर उसे रोकना चाह रहे हैं। एक्चुअली में साइंस की भाषा में इसे ही बल कहा जाता है। अर्थात ये जो धक्का देने की प्रक्रिया है या खींचने की प्रक्रिया है, इसे ही बल कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम किसी वस्तु के धक्का दे रहे हैं या उसे खींच रहे हैं तो हम उस पर बल लगा रहे हैं। इस चीज़ को आप इन डायग्राम्स में देखिए। देखिए इसके अंदर एक गोलकीपर है जो दूसरे खिलाड़ी द्वारा बॉल मारने पर उसको रोकता है। इसका मतलब बॉल है वो इसकी डायरेक्शन में आ रही थी और ये इसके विपरीत दिशा में या इसे धक्का मार रहा है, इसे रोक रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस पे बल लगा रहा है। इसी प्रकार से आप इसके अंदर देखिए एक हॉकी प्लेयर है जो अपने इस हॉकी बैट से इस हॉकी बॉल को फोर्स लगाते हुए आगे धकेल रही है। तो यहाँ पे ये भी इसके धक्का लगा रही है, ये भी इस पे फोर्स अप्लाई कर रही है। इसी प्रकार से ये एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जो बाउंड्री लाइन के पास में या फील्ड के अंदर इसकी तरफ जो बॉल आ रही है उसे ये इसके विपरीत डायरेक्शन में बल लगा करके रोक रहा है। तो इन सारी क्रियाओं में ये जो कंसेप्ट है वो बल का ही है। इस प्रकार से हम बल के द्वारा किसी वस्तु को गतिशील भी कर सकते हैं जैसे इसमें कर रही है, और किसी वस्तु की गति को स्थिर अवस्था में भी लेकर के आ सकते हैं। जैसे ये गोलकीपर इस बॉल को स्थिर अवस्था में लेकर के आता है, अपने हाथों में पकड़ता है। इसी प्रकार से ये क्रिकेट का खिलाड़ी भी इसको अपने हाथों में पकड़ के इसकी गति है वो समाप्त कर देता है, इसको स्थिर अवस्था में लेकर के आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बल के द्वारा हम वस्तु की अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं। अगर वह विरामावस्था में है तो हम उसे गतिशील बना सकते हैं, और अगर वह गतिशील है, क्या है, गतिशील, तो हम बल के द्वारा उसे विरामावस्था में भी ला सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपने इस डायग्राम में बखूबी देख लिया है। ये बॉल थी वो गतिशील थी, इस गोलकीपर ने इसको पकड़ा, इस पे फोर्स लगाया और इसको किस अवस्था में लेकर के आ गया, विरामावस्था में। इसी प्रकार ये बॉल यहाँ पर पहले मान लीजिए स्थिर थी, ये हॉकी प्लेयर है वो अपने स्टिक से इस पे फोर्स लगाता है और इसको विरामावस्था में किस में लेकर के आता है, गतिशील अवस्था में। इसके साथ साथ ही देखिए फोर्स के द्वारा और क्या कार्य किया जा सकता है, या फोर्स है वो और क्या करता है। तो बल के द्वारा हम किसी वस्तु के वेग को अधिक बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। तो ये और क्या कर सकता है, वेग को कम या अधिक भी कर सकता है। अब इस बात को भी हम इसी डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम बल के द्वारा वेग को बढ़ा सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो ये बीच वाला डायग्राम है वो सटीक है आपके लिए। इसका एक और एग्जाम्पल भी दूंगा मैं।
इस डायग्राम में देखिए ये बॉल है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में पहले से गति कर रही थी और इस खिलाड़ी ने अपनी स्टिक से इसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाया, तो क्या अब इसका वेग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अरे जिस डायरेक्शन में वस्तु गति कर रही है और उसी डायरेक्शन में आपने उस पर फोर्स लगा दिया तो ऑब्वियसली बात है वो अब तीव्र वेग से गति करना स्टार्ट करेगी। इसका मतलब हम फोर्स के द्वारा वेग को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से ये वस्तु है वो इस डायरेक्शन में गति करती हुई आ रही थी, इस गोलकीपर ने इसके ऑपोजिट साइड में एक फोर्स लगाया इसे रोकने के लिए, तो इसने इसके वेग को क्या कर दिया? कम कर दिया। इसी प्रकार से ये खिलाड़ी कर रहा है, ये बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है और इसने इसके ऑपोजिट साइड में ये एक फोर्स लगा दिया। ये देखिए ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये इसकी गति को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। इसका मतलब हम वेग को कम या अधिक कर सकते हैं किसके द्वारा? बल के द्वारा। क्लियर है? अब देखिए इसका एक और डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पे देखिए आप इस वाले डायग्राम में देखिए ये बॉल आ रही है इस डायरेक्शन में और यहाँ पे हमने इस पे हाथ से एक फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ पर आकर के रुक जाएगी। इसका मतलब हमने इसके वेग को क्या कर दिया? कम कर दिया या इसे रोक दिया। इस डायग्राम में देखिए ये जो साइकिल, एक बच्चा है वो साइकिल के पहिए को दौड़ा रहा है। अब ये पहिया है वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अपनी इस छड़ी से इसको इसी डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है पीछे से। ये सब आपने खेला है, तो आप उसको पीछे से छड़ी से जब फोर्स देते थे तो वो पहिया है वो और तेज दौड़ने लगता था। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? वेग को तीव्र कर रहे हैं। तो बल के द्वारा किसी वस्तु के वेग को कम भी किया जा सकता है, किसी वस्तु के वेग को तीव्र भी किया जा सकता है। किसी विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील बना सकते हैं, गतिशील वस्तु को विरामावस्था में भी लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बल के द्वारा? इसके अलावा हम बल लगा करके किसी वस्तु के आकार एवं आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? देखिए इस डायग्राम में देखिए ये एक महिला है जो आटा गूंद रही है। जैसे ये अपने हाथ से उस पर फोर्स लगाती है उसकी आकृति बदलती है या नहीं बदलती है? बिल्कुल बदलती है। या जब इस आटे की लोई बना करके जब उसे रोटी के रूप में बेलती है तो क्या उस समय भी उसकी आकृति एवं आकार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इस डायग्राम में देखिए ये एक रबड़ है जो यहाँ पे इस कील पे टंगा हुआ था। जैसे मान लीजिए इसकी नॉर्मल जो लेंथ थी वो केवल इतनी थी। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़ के खींचा। खींचा इसका मतलब विज्ञान में मैंने क्या किया? इस पे बल लगाया। इस पे बल लगाया तो अब देखिए इसकी लेंथ कितनी हो गई है। पहले ये इतना सा था और अब इतनी हो गई। इसका मतलब इसका आकार चेंज हो गया। इसका मतलब हम बल के द्वारा किसी वस्तु के आकार एवं आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ, जैसे अपनी टेनिस बॉल आती है, उसको जब आप हाथ से दबाते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, अर्थात पहले वो गोल थी, अब फोर्स लगा करके आपने उसके आकार को चेंज कर दिया। क्लियर है? दूसरी बात ये कि आपने चुंबक को देखा होगा। जैसे मान लीजिए ये एक लोहे की गोली है, ये एक चुंबक है। क्लियर है? ये चुंबक जब इस लोहे की बॉल से काफी दूर होती है तब तो ये कोई फोर्स नहीं लगा पाती, लेकिन जैसे इस चुंबक को हम थोड़ा इसके नज़दीक लेकर के आते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेकर के आते हैं और इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में ये लोहे की बॉल आ जाती है, तो ये बॉल है वो ऐसे खटाक से आकर के चिपक जाती है। इसका मतलब ये चुंबक भी इस पर क्या लगा रही है? बल लगा रही है। अब देखिए दो चीजें आपको देखने को मिली। एक चीज, हमने इस रबर पे बल लगाया, लेकिन किस प्रकार से लगाया? हमने इसको पकड़ के खींचा। इसका मतलब ये रबड़ और अपना हाथ है वो क्या है? संपर्क में है या नहीं? बिल्कुल। यहां पे देखिए इस चुंबक ने इस लोहे की बॉल को इतनी दूर से खींच लिया बिना किसी टच में आए हुए।
इसका मतलब यहाँ बीच में इसका संपर्क था क्या? नहीं। ये कैसा था? असंपर्क बल। और ये कैसा था? संपर्क बल। तो इस आधार पर बल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल वह जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाए और दोनों संपर्क में हो, और असंपर्क बल वह जब दोनों वस्तु असंपर्क में हो, अर्थात कुछ दूरी से ही अपने आप एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर देती हो। अब देखिए यहाँ पे आपने इन फोर्सेस को डायग्राम के थ्रू देख लिया, आपने समझ भी लिया कि बल क्या होता है, बल क्या क्या कर सकता है। लेकिन क्या आपने एक बात नोट की कि बल लगने के लिए दो वस्तुओं का संपर्क में होना आवश्यक नहीं है, लेकिन बल लगने के लिए दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। अन्योन्य क्रिया का मतलब है दोनों वस्तुओं के आपस में क्रिया होनी चाहिए, कुछ क्रिया तो उनकी होनी चाहिए। किस प्रकार से, इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। यहाँ पे आप इस फर्स्ट वाले डायग्राम को देखिए। यहाँ पे ये एक गाड़ी है और ये एक व्यक्ति इसके पीछे खड़ा है। इसका मतलब ये इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है फिलहाल, भाई टच में नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताऊं कि ये व्यक्ति इस गाड़ी के पीछे आराम से खड़ा है, तो क्या ये गाड़ी आगे चलेगी? गाड़ी बंद है, ड्राइवर नहीं चला रहा, व्यक्ति को, इस पिछले वाले व्यक्ति को इसे धक्का दे करके चलाना है, और यही व्यक्ति पीछे आराम से खड़ा है, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। और जैसे ही इस व्यक्ति ने इस गाड़ी पे क्रिया की, अर्थात इसने इस पे धक्का लगाया, तो ये गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी। इसका मतलब ये व्यक्ति जब तक इस गाड़ी के ऊपर क्रिया नहीं करेगा, ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जहां यहाँ पे देखिए आप, ये व्यक्ति है वो आराम से खड़ा है, ये कोई भी क्रिया नहीं कर रहा है, तो गाड़ी है वो आगे भी नहीं बढ़ रही है, वहीं की वहीं खड़ी है। यहाँ पे देखिए इसने क्रिया करना प्रारंभ किया, देखिए ये अपने हाथों से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। जैसे ही इसने क्रिया करना प्रारंभ किया, तो गाड़ी है वो आगे बढ़नी, गाड़ी ने गति करना स्टार्ट कर दी। यही मैं समझाना चाह रहा था कि वस्तु पर बल लगाने के लिए संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक होता है। क्लियर है? एक बात और आती है बल की, कि बल है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। इस चीज को भी हम यही समझ लेते हैं। देखिए जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, उसको धक्का लगाते हैं, जैसे फिलहाल ये व्यक्ति खड़ा है, तो हम जिस वस्तु पर बल लगाना होता है, हम पहले पूछते हैं या हमें पता होता है कि किस डायरेक्शन में लगाना है। जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति को नहीं पता, इस ड्राइवर ने इसको बुलाया और इसने इसको क्या कहा कि भाई गाड़ी के धक्का लगाओ, तो ये व्यक्ति कॉमनली इसे क्या पूछेगा कि सर आगे की तरफ लगाना है या पीछे की तरफ। इसका मतलब बल आगे की तरफ लगाना है या पीछे की तरफ, मतलब गाड़ी को आगे चलाना है या पीछे चलाना है। इसी प्रकार से आप किसी व्यक्ति को कहते हो कि ये बॉक्स है भाई, इसको है ना धक्का लगा करके खिसका दो, तो वो ऐसे थोड़ी खिसका देगा कि इसको पकड़ के हर किसी तरफ खिसका दिया। वो क्या पूछेगा कि सर इसको किस डायरेक्शन में खिसकाना है, तो आप कहोगे कि भाई इसको है ना पूर्व दिशा में खिसकाना, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसका मतलब बल के लिए दिशा है वो जरूरी है। तो बल है वो कैसी राशि हुई? सदिश, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। तो अब तक जो मैंने आपको समझाया उसको अगर मैं समअप करना चाहूँ या नोट्स की फॉर्म में आपको बताना चाहूँ, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये है जो बल की अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है, उनका पीडीएफ नोट्स। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर सकते हैं। तो देखिए बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था को गति अवस्था में तथा गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, ये भी हमने समझ लिया। आगे हमने देखा कि बल द्वारा वस्तु के वेग को मंद या तीव्र किया जा सकता है,
तथा गति की दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। यह भी हमने देखा था कि जब हम पहिए को उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वेग बढ़ रहा है, विपरीत डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो कम हो रहा है। इसके बाद में हमने देखा कि बल द्वारा किसी वस्तु के आकार एवं आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। फिर आगे हमने देखा कि बल का वस्तु के संपर्क में होना आवश्यक नहीं है। इस आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क और असंपर्क बल। संपर्क बल का एग्जाम्पल होता है पेशीय बल और घर्षण बल, और असंपर्क का होता है गुरुत्वीय और चुंबकीय बल। ये हम आगे पढ़ेंगे, अपने रीट के सिलेबस में है। इसके बाद में हमने देखा कि बल लगने के लिए दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। बिना अन्योन्य क्रिया के किसी वस्तु पर बल नहीं लग सकता। और लास्ट में हमने देखा कि बल है वो एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो ये तो थी बल की थ्योरेटिकली बात। अब हम बल का फॉर्मूला, यूनिट वगैरह देखते हैं। तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू एम ए, जहाँ एम है वो वस्तु का द्रव्यमान है और ए है वो वस्तु का त्वरण है। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि बल है वो एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसका सदिश रूप में हम फॉर्मूला लिखते हैं और वही वैलिड होता है। सदिश रूप में इसका फॉर्मूला क्या होगा? F वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। जो भी क्वांटिटी या जो भी भौतिक राशि वेक्टर होती है उसको हम उसके ऊपर तीर के द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर F और A दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। देखिए, फोर्स का इसको डिनोट करते हैं हम F से, बल को F से दर्शाते हैं। और चूंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है वो एरो के द्वारा होता है, जिस भी क्वांटिटी को हम निरूपित करते हैं उसके ऊपर एरो लगाते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम एरो लगाएंगे तो ये आपका फोर्स है। और कैसा है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो बल का फॉर्मूला हमें पता चल गया, F इक्वल्स टू एम ए, जहाँ m है वो वस्तु का द्रव्यमान है, a है वो वस्तु का त्वरण है। इसका मतलब ये वस्तु थी, इस पे हमने F बल लगाया, तो यह किसके बराबर होगा? यह बल कितना होगा? इसका मान अगर हमें निकालना हो तो इस वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं वो, और ये फिर बल लगाने के बाद में जिस त्वरण से आगे बढ़ रही है उसका गुणनफल होता है। इसका मतलब ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितनी भारी वस्तु होगी उसको खिसकाने के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा, या उसको रोकने के लिए भी उतना ही अधिक बल लगाना पड़ता है। देखिए, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए बल को F वेक्टर से दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है। तो देखिए, तीन पैमाने होते हैं यूनिट्स निकालने के, SI, CGS और FPS। SI को आप MKS पद्धति भी बोल सकते हैं, मीटर किलोग्राम इंटू सेकेंड। CGS का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और FPS का होता है फुट पाउंड सेकंड। क्लियर है? तो तीनों के अंदर हम इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो देखिए, SI यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कैसे होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा हमने? F इक्वल्स टू एम ए। हमें पता है फोर्स का जो यूनिट होती है वो क्या है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन, भाई इस साइड में एक आया, इसका मतलब इस साइड में भी जो भी क्वांटिटी आएगी उसका भी इंटू ए क्या आना चाहिए। इसका मतलब m और a दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 1। m क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, इंटू a क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण, और त्वरण की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये और ये दोनों चीज सेम है? बिल्कुल। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS पद्धति में अगर हम बात करें तो CGS पद्धति में इसकी यूनिट होती है डाइन, और FPS पे होती है पाउंडल। ये तीनों यूनिट्स आपको याद रखनी है।
और ये जो दोनों ब्रैकेट दिए हुए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इससे पिछले वीडियो में जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए तो वहाँ पे ये प्रश्न आया हुआ था, 1 न्यूटन है वो कितने डाइन के बराबर होता है? तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी। अब देखिए हम रिलेशन देखते हैं कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है या 1 पाउंडल है वो कितने डाइन के बराबर होता है। ये डायरेक्ट वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के, जबकि 1 पाउंडल है वो बराबर होता है 13,825.5 डाइन। तो ये सब आपको याद रखना है। डायरेक्टली यूनिट क्या होती हैं, इसके अलावा फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ में हमें ये दोनों ब्रैकेट वाली जो मान है वो हमें याद रखना है। अब देखिए पिंड है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में है, तो अब क्या घटना घटित होती है उस पिंड के साथ वो भी समझ लेते हैं। देखिए हम किसी वस्तु को तौलते हैं, उसका द्रव्यमान है वो नापते हैं। एक्चुअल में हम उसका भार नापते हैं। जब भी हम किसी तुला के अंदर किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन करते हैं तो हम उसके द्रव्यमान का मापन नहीं कर करके हम उसके भार का मापन करते हैं, डब्लू का मापन करते हैं। कैसे? देखिए कोई भी वस्तु है उसके ऊपर पृथ्वी है वो एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, इसका मतलब वो अपनी तरफ उसको खींच रही है, आकर्षित कर रही है। देखिए ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, आगे हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का एक अलग से टॉपिक लेकर। ये m द्रव्यमान की वस्तु है, इसके ऊपर पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी और ये इसे अपनी तरफ खींचेगी। तो इसका त्वरण कितना होगा, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है g। तो फोर्स कितना लगा रही है वो, F = mg, और यही उस वस्तु का कहलाता है भार। इसका मतलब किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय बल के। देखिए F = mg क्या है, यह है गुरुत्वीय बल जो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया जा रहा है, और यही है वो तुला क्या नापती है, इस वस्तु का भार नापती है। तो किसी वस्तु का भार है वो गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। इसका मतलब अगर ये पूछ ले कि इस वस्तु का भार, जैसे आपको ये दिया हुआ है कि 2 किलोग्राम है भाई ये द्रव्यमान, अब पूछ ले कि इसका भार कितना है, तो आप क्या कहेंगे, 2 किलोग्राम है। आप कहेंगे इस पे गुरुत्वीय बल कितना लग रहा है, तो भी वो भी 2 किलोग्राम है। भाई इसका रियल मास क्या है वो हमें नहीं पता, वो हम निकाल सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण का भाग देकर के। क्लियर है? तो यहां से भी आपके कुछ रिलेशंस हैं वो पूछे जाते हैं। देखिए किस प्रकार की, इस ब्रैकेट को देखिए, यहाँ से प्रश्न आया हुआ भी है, हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में कि 1 किलोग्राम भार फिर कितने के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के। देखिए किस प्रकार होता है। तो पृथ्वी जो गुरुत्वीय बल लगाती है वो कितना होता है, F = mg। क्लियर है? अब देखिए हमने 1 किलोग्राम की वस्तु ली है, 1 किलोग्राम की, तो mg वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो 1 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है पृथ्वी के लिए, 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी बनी, 9.8 किलोग्राम मीटर/सेकंड स्क्वायर। और अभी अभी हमने एक रिलेशन देखा था कि 1 किलोग्राम मीटर/सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन के। इसका मतलब 9.8 किलोग्राम मीटर/सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होंगे, 9.8 न्यूटन के। इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, या आपको डायरेक्ट याद भी रखना है कि 1 किलोग्राम भार है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अब यहाँ पे आपको कितने भी किलोग्राम दे उनसे आपको 9.8 को इंटू करना है। जैसे आपसे पूछ ले कि 2 किलोग्राम का कितना होगा, तो 2 किलोग्राम इंटू 9.8। क्लियर है? फिर हम CGS वाले की बात कर लेते हैं कि 1 ग्राम भार
कितने न्यूटन के बराबर, सॉरी सीजीएस की बात है तो डाइन के बराबर होता है। तो 1 ग्राम भार है वो 980 डाइन के बराबर होता है। कितने डाइन के? 980 डाइन के। तो ये वाला भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वहाँ पे भी एक क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे हमें पूछा गया था कि 27 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो 27 इंटू 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। क्लियर है? ओके। अगला है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगने वाले बल जुड़ जाते हैं जबकि विपरीत दिशा में लगने वाले बल घट जाते हैं। देखिए डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए आप, ए वाले में, इसमें यहाँ पे ये 2 व्यक्ति हैं, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ये दोनों इस वस्तु पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ये वाला भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ये दूसरे वाला भी इसमें लगा रहा है। मान लीजिए ये लगा रहा है F1 और ये लगा रहा है F2। क्लियर है? इसका मतलब ये दोनों हैं वो किस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, और एक ही दिशा में लगने वाले बल जुड़ जाते हैं। इस वस्तु का जो नेट फोर्स निकालेंगे हम, एफ नेट, वो कितना होगा इस वाले डायग्राम के लिए? F1 प्लस F2। इसका मतलब अब वस्तु है वो आसानी से खिसकेगी और उसका वेग भी बढ़ेगा। यही तो हमने देखा था, गति की दिशा में अगर हम और फोर्स लगा देते हैं तो वेग बढ़ जाता है। बी वाले कंडीशन में आइए। यहाँ पे देखिए ये जो पहला व्यक्ति है वो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये दूसरा व्यक्ति है ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ये लगा रहा है मान लीजिए F1, ये लगा रहा है F2। अगर F1 बराबर F2 है तो ये वस्तु होगी विरामावस्था में, क्योंकि दोनों साइड से बराबर बल लगेगा तो वस्तु मूव ही नहीं करेगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। F1 माइनस F2 बराबर 0 हो जाएंगे। F नेट हमें 0 प्राप्त होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जबकि विपरीत दिशा में लगने वाले बल हैं वो घट जाते हैं। इसके अलावा अगर हम एक कंडीशन और देख लें, मान लें कि ये दोनों बराबर बल नहीं लगा रहे हैं। इसके देखिए यहाँ पे ये पसीना सा दिखा रहा है, इसका मतलब ये है वो काफ़ी बल लगा रहा है। इसका मतलब F1 है वो ज़्यादा है F2 से। तो F1 ज़्यादा है F2 से, तो F नेट हमें कितना प्राप्त होगा? F1 माइनस F2। और जितना ये F नेट प्राप्त होगा उसी बल से यह जो पिंड है या ये वस्तु है वो इस डायरेक्शन में गति करेगी। जैसे मान लीजिए F1 ये वाला है, ये 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये है वो 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब F1 माइनस F2, तो 7 माइनस 4 बराबर 3 न्यूटन आ गया। F नेट आया अपना 3 न्यूटन। इसका मतलब यह वस्तु है वो 3 न्यूटन के बल से इस डायरेक्शन में गति करना स्टार्ट कर देगी। तो यही बात थी कि एक ही दिशा में लगने वाले जो बल होते हैं वो जुड़ जाते हैं और जो विपरीत दिशा में लगते हैं वो घट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं वो F1 माइनस F2 के रूप में। जबकि सेम डायरेक्शन में है वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, F1 प्लस F2 हो जाते हैं। तो ये तो फोर्स की बेसिक बातें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी थ्योरी से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके फॉर्मूला, यूनिट और उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू का रिलेशन है, न्यूटन डाइन, पाउंडल डाइन, किलोग्राम भार न्यूटन या ग्राम भार डाइन, एक तो आपको वो याद रखने हैं, एक इसकी थ्योरी याद रखनी है। आगे देखिए हमारे सिलेबस में 5 इसके जो फोर्स के हैं वो टाइप दिए गए हैं। हमारे रीड के अंदर 5 फोर्सेस दिए गए हैं: पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो 5 टाइप के फोर्स हैं उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ही हम एक गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक है, गुरुत्वीय बल तो अपने है ही है, उसके साथ साथ एक गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक भी हम 5-7 मिनट का डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे अभी आया हुआ था, गति में भी काम आएगा वो, यही कि
किसी वस्तु का प्लायन वेग कितना होता है, आया था ना, अभी हमने डिस्कस किया था। प्लायन वेग वाला निकालते हैं तो वहाँ पे आपके गुरुत्वाकर्षण काम में आता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा हमारे डीपली काम में आता नहीं है। ऊपर ऊपर सरफेस लेवल की कुछ बातें हैं जो न्यूमेरिकल में काम आ सकती हैं, डायरेक्ट थ्योरी में पूछी जा सकती हैं, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो 5 बलों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।